हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम आपके लिए फिर से आ गए एक नया सा वीडियो लेकर, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एल्गी में वॉल वॉक्स। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, वॉल वॉक्स एल्गी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वॉल वॉक्स एल्गी। सो हम जान लेते हैं एक बार हम आज के जो ये हमारा टॉपिक है इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे आज इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, या हम इसे जनरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो क्लास क्लोरोफाइसी, यानी ये जो एल्गीज है जितने भी मैं बता रही हूँ, जो ऊडोगोनियम हो गया है और ये वॉलवॉक्स हो गया, ये सभी के सभी क्लास क्लोरोफाइसी में रखे गए हैं। सो जो क्लास क्लोरोफाइसी है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं वो, या जनरल थिंग्स हैं उसके बारे में, वो मैं आज के इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका अकरेंस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के हैबिटेट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका थैलस किस तरह का होता है, इसकी बॉडी कैसी होती है, डीपली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से टाइप का होता है, जो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का, और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। चलिए सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आपके मान लीजिए 2 मार्क्स में कभी इससे क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, सिनोबियम या प्लैकिया स्टेज, वो भी आज मैं डिस्कस करूँगी अपने इसी वीडियो में। और अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स, तो भी आपको डिस्कस करना होता है पूरा इसके बारे में। सो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जानते हैं, उसकी क्लास या डिवीज़न के बारे में जानते हैं, या उसकी डिवीज़न या क्लास के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो आपको उसके जो सभी जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पता चल जाते हैं, या उसमें जो उस क्लास में या उस डिवीज़न में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उन सभी के जनरल कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं। सो चलिए हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके किंगडम की बात करें, तो ये किंगडम एल्गी में रखा गया है। इसका डिवीज़न क्लोरोफाइटा है, इसकी क्लास क्लोरोफाइसी है, और इसकी जो फैमिली है वो वॉल्वोकेसी है, और इसका जीनस वॉलवॉक्स है। अच्छा, जो क्लास क्लोरोफाइसी है उनमें मेनली डार्क ग्रीन एल्गीज रखे गए हैं। जो डार्क ग्रीन एल्गी हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स, उनकी जनरल थिंग्स चलिए हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। जो क्लोरोफाइसी है उसमें मोस्ट एडवांस टाइप के एल्गी रखे गए हैं, आते हैं, जिनसे जो मॉडर्न प्लांट है वो जनरेट हुए हैं। इनमें डार्क ग्रीन एल्गी रखे गए हैं। अच्छा, तो चलिए हम इनके कुछ जनरल थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्लास क्लोरोफाइसी है उसमें अभी तक हमें 360 जेनेरास और 5000 स्पीसीज नोन हुई हैं। अभी तक हम इनके बारे में स्टडी करते हैं या जान चुके हैं। अच्छा, ये ग्रीन इन कलर होते हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं, नॉन सॉल्टी वाटर में रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। अच्छा, ग्रीन कलर एल्गी है। अच्छा, जो इनका ग्रीन कलर है वो एक पिगमेंट के थ्रू होता है, जिस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, जो क्लोरोफिल है वो भी मतलब अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये अपना फूड मटेरियल खुद ही बनाएंगे। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। जो क्लोरोफिल होता है वो इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। और इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो मेनली क्रोमेटोफोर और जैंथोफिल और कैरोटीन्स पाए जाते हैं। अच्छा, जो जैंथोफिल होते हैं ये ऑरेंज इन कलर होते हैं, यानी कलर में ऑरेंज होते हैं। इनमें मेनली जो एक ल्यूटिया जैंथिन और एक बायोला जैंथिन रखे गए हैं। अच्छा, जो कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन्स, उनमें मेनली इनमें बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है। अच्छा, जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, जो कि सभी के सभी एल्गीज में पाया ही जाता है। और जो क्लोरोफिल बी है वो मोस्टली कुछ टाइप्स के एल्गीज होते हैं उनमें पाया जाता है। अच्छा, इनके अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो इनमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पायरिनॉइड्स, जिन्हें हम पायरिनॉइड कहते हैं। जो पायरिनॉइड होते हैं वो इनमें फूड
स्टोरेज का काम करते हैं, जिनमें प्रोटीन और कुछ टाइप के स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि स्टोर रहते हैं। जो इनका फूड मटेरियल है वो स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिजर्व रहता है। अच्छा, ये किन किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं? ये मेनली 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 तो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है इनमें एक मोटाइल, मतलब ये एक सेल इनमें प्रेजेंट होती है और इनमें एक मोटाइल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें क्लोरेला रखा गया है। ग्रीन एल्गी एक कैल्विन वेंसल साइकिल नाम की फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है जो कि क्लोरेला और सैंडबैंक नाम के जो एल्गी है उनको कोरिलेट करते हैं। और एसिटाबुलेरिया नाम की एल्गी है, वो भी यूनिसेलुलर होती है। और एसिटाबुलेरिया जो है, ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि प्लांट के अंदर मतलब जो एल्गी है वो सबसे बड़ा डायमीटर में एल्गी होता है, वो एसिटाबुलेरिया होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। अच्छा, और यूनिसेलुलर में मोटाइल में क्लाइडोमोनास होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कॉलोनियल की बात करें तो कॉलोनियल का मतलब है, देखिए वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉलोनी बना करके रहते हैं। अच्छा, कॉलोनी तो बना करके रहते हैं, लेकिन ऐसी कॉलोनी जिसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो कि ऐसे सर्कुलर वे में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और कॉलोनी बनाते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है सिनोबियम। सिनोबियम किसे कहते हैं? तो सिनोबियम एक ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होते हैं। बस सिंपल सी बात है कि ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो उसे सिनोबियम कहते हैं। सो ये 1 या 2 मार्क्स में आपका पुट आउट किया जाता है। अच्छा, अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, अच्छा रिप्रोडक्शन से पहले कॉलोनियल पढ़ा, अभी मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस बाकी है। सो जो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स, जिसे हम पॉन्ड वूल के नाम से भी जानते हैं। और नंबर 2 आता है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। सो इनमें ये मेनली इस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल में मोटाइल और नॉन मोटाइल 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उसके बाद कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी बना के रहते हैं जिसमें मेनली वॉल्वॉक्स होता है। और मल्टी सेलुलर या फिलामेंटस होते हैं जिसमें मेनली आपका यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा रखा गया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। सो अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, जो क्लास क्लोरोफाइसी है उसमें मेनली वेजिटेटिव और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी है इस तरह से, और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई और वो फ्रेगमेंट्स, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ग्रोथ कर गए और ग्रोथ करके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। और अगर हम इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैनी टाइप्स के स्पोर्स से होता है। सो जो मोटाइल स्पोर है उनमें मेनली जू स्पोर होता है। सो जो जू स्पोर होता है वो फॉर्म करता है जू स्पोरेंजियम। मैं अभी जब ये वॉल्वॉक्स सेल की, इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जू स्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है जू स्पोर्स का, वो मैं डिस्कस करूँगी। सो जू स्पोर से जू स्पोरेंजियम बनता है और ये सभी के सभी फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। अच्छा, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल की बात करें तो बाय हिप्नोस्पोर, बाय एप्लानोस्पोर या पॉलमेला स्टेज से भी होता है। और आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये सभी के सभी फेवरेबल कंडीशंस में ही होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली 3 टाइप से होता है। सो 3 टाइप्स में कौन सा? सबसे पहला होता है आपका आइसोगैमस टाइप का, उसके बाद आपका एनाइसोगैमस और फिर ओगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में जो होता है वो सेम होते हैं, यानी उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, वो सेम होगी। और अगर अनाइसोगैमस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनकी जो
जो इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होगी। जैसे आपका क्लाइडोमोनास हो गया, और कुछ आपकी एक ब्राउनी नाम की एल्गी होती है उसमें भी हो गया। और आइसोगैमस का आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। उसके बाद आपका होता है ओगैमस टाइप का। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है फीमेल गैमेट से, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जैसे कि आपका इसमें स्पर्म बनते हैं और ये ओगोनियम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें, सो सेल वॉल में इनकी जो इनर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। और मैंने सिनोबियम बता दिया आपको कि ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो। अच्छा, जो इनकी बॉडी होती है वो सिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसमें जो क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सो जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग तरह के एल्गीज में। सो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारा जैसे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। सो जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है आपका वो मेनली कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब कप की तरह इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है, वो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे कि आपका मेनली क्लाइडोमोनास में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद आपका है अगला गर्डिन शेप्ड। सो जो गर्डिन शेप्ड में क्या होता है, मतलब मेखलाकार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें। सो जैसे आपका एग्जांपल है इसका यूलोथ्रिक्स। मान लीजिए ये यूलोथ्रिक्स है, तो इसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसका व्यू करें तो इसमें स्ट्रक्चर जो होगी वो गर्डिन शेप्ड की होगी। अच्छा, स्पाइरल शेप्ड में होता है। सो जो स्पाइरल होता है वो मेनली स्पायरोगायरा में होता है। और अगर हम रेटिकुलेट की बात करें, रेटिकुलेट का मतलब है जाल की तरह नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो जो जाल की तरह स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं रेटिकुलेट। सो ये मेनली आपका पाया जाता है ऊडोगोनियम में, या आपका क्लाइडोफोरा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका आता है स्टीलेट। स्टीलेट का मतलब है स्टार शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है। कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जिनमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। सो इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। सर्दी गर्मी धूप आंधी तूफान, पानी के अंदर पानी के बाहर, मतलब हर जगह रह सकते हैं, हर जगह फाउंड होते हैं, फाउंड एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम इनका इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देखें तो इनका बहुत ही ज़्यादा, जो क्लोरोफाइसी में एल्गी रखे गए, इनका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक वे से। ये एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया, ये बहुत सारी थिंग्स हैं। और फूड में भी यूज़ होते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो ये स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कि मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का वर्क करते हैं, जिसमें आपके मेनली क्लोरेला नाम की एल्गी है जो कि स्पेस में आपका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का काम करती है। सो आई थिंक आपको मेरे ये जो जनरल थिंग्स मैंने बताया क्लोरोफाइसी के बारे में सही से समझ में आए होंगे। सो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बैक टू द टॉपिक, और डिस्कस करते हैं वॉलवॉक्स एल्गी। चलिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इसका अकरेंस। अकरेंस का मतलब है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए इन्हें अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। सो सबसे पहले अगर मैं इनके अकरेंस की बात करूँ तो ये मेनली नॉन सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो स्पेसीज होती हैं उनमें मेनली 99.9% जो एल्गीज होते हैं वो नॉन सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, और ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं वाटर में। और फ्रेश वाटर में, यानी जिसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता, कुछ ऐसे भी एल्गीज होते हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर थोड़ा सा कम सॉल्ट हो वहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाते हैं, मान लीजिए। लेकिन ये सॉल्टी वाटर में ग्रोथ नहीं कर पाते, और ये ग्रो करते हैं जो प्लैंकटन्स होते हैं, यानी जो वुड लीफ स्टेम वाटर के सरफेस पे पड़े होते हैं, या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जो कि पॉन्ड में, लेक्स में और वाटर टैंक्स में पाए जाते हैं, उनके ऊपर ये ग्रोथ करते हैं। और जो वॉलवॉक्स है वो हमेशा
कॉलोनीज बना करके रखते हैं, और एक रोलिंग कॉलोनी ऐसे गोल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, बॉल्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इनकी जो थैलस होता है या इनकी प्लांट बॉडी होती है, एल्गल की जो एल्गल बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला के ज़रिए ही ये अपने आप को मोटाइल बनाते हैं, यानी ये मोटाइल होते हैं। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इन्हें फ्लैजिला कहते हैं, जो कि इनके एपिकल पार्ट पे यानी ऊपरी सिरे पे पाए जाते हैं। और इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, जो इनकी ये कॉलोनी आपको दिख रही है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो भी डेफिनेट होते हैं। और इसकी इसी हैबिट को हम लोग सिनोबियम कहते हैं, यानी सिनोबियम मैंने अभी आपको बताया था क्लोरोफाइसिस जब मैं डिस्कस कर रही थी कि सिनोबियम ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हो वो फिक्स हो। अच्छा, इनकी जो कॉलोनी होती है वो अंदर से हॉलो होती है, स्फेरिकल भी बोल सकते हैं या ओवल बोल सकते हैं शेप में। और इनकी जो साइज़ होती है वो मान लीजिए कोई पिन है, मान लीजिए ये सुई है, पिन है, इसकी जो ये एपिकल पार्ट है यानी नोक है इसकी स्ट्रक्चर की इतनी ही उसकी जो इनकी बॉडी होती है उसकी जो कॉलोनी होती है उनका साइज होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो इनके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं कॉलोनी में वो स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं, यानी ये किस तरह की स्पीसीज है। जैसे आपकी कुछ नॉर्मल इंडियन स्पीसीज हैं, जैसे वॉलवॉक्स ग्लेबेटर, वॉलवॉक्स ऑरेस, वॉलवॉक्स प्रोलीफिकस और वॉलवॉक्स एफ्रिकैनस और वॉलवॉक्स रसलेटी। सो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मिनिमम साइज़ में होते हैं, यानी बहुत ही छोटे साइज़ में पाए जाते हैं। सो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं। 500 to 60,000 इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग टाइप्स के अलग अलग स्पीसीज में। अच्छा, जो इनका सेंट्रल पार्ट है, जो इनका ये इस तरह का सेंट्रल पार्ट है, ये म्यूसिलेजिनस होता है, और जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर्ड में अरेंज्ड होते हैं। जो आपको ये दिख रहा होगा पेरीफेरी, ये स्ट्रक्चर बना लिए इन्होंने, सिंगल लेयर में अरेंज होते गए हैं। सो चलिए कुछ और हम स्ट्रक्चर के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो इनके एंटीरियर सेल्स होते हैं उनमें जो आई स्पॉट होता है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, मैंने आपको ये शो करी है स्ट्रक्चर, इसमें ये आई स्पॉट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक ये पोर्स प्लियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो ये एंटीरियर में जो सेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो आई स्पॉट होता है वो पोस्टीरियर एंड के सेल्स से बड़ा होता है, यानी बिगर आई स्पॉट देन दोज ऑफ पोस्टीरियर एंड सेल्स। अच्छा, जो पोस्टीरियर साइड के सेल्स होते हैं वो इधर जो ये साइड के पोस्टीरियर साइड के सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के वक्त, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव बन जाते हैं। और स्फेरिकल और राउंड जो कॉलोनी है राउंडेड होती है, वो हमेशा क्लियर पोलैरिटी को शो करती है। और इनकी जो सेल्स है वो हमेशा में जो क्लाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है सेम उसी स्ट्रक्चर्स की सिंगल सेल दिखते हैं। अच्छा, जो सेल हर सेल की अपनी अपनी एक अलग म्यूसिलेज शीथ होती है। म्यूसिलेज शीथ का मतलब है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बाहर चारों तरफ एक शीथ यानी एक दीवार टाइप की पाई जाती है। सो हर सेल्स की अपनी अलग अलग होती है। सो जो म्यूसिलेज एनवेलप है वो कॉलोनी के अंदर जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच में बनता है। आपको ये खाली खाली से स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, सो इन्हें ही हम म्यूसिलेज एनवेलप कहते हैं। और उसी के ज़रिए जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
अच्छा, कुछ स्पीसीज ऐसी भी होते हैं जिनके अंदर जो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, यानी जो म्यूसिलेज जो सीट थी या स्ट्रैंड्स थे, वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक बहुत ही रेयर केसेस में होता है। बाकी सभी केसेस में ये जो इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बोलते हैं, उनके थ्रू अटैच होते हैं। और इनके अंदर जो कॉलोनी होती है वो पायरीफॉर्म्स, जो कि नैरो एंटीरियर एंड और ब्रॉड पोस्टीरियर एंड, मान लीजिए ये जो हुआ अटैच है एक दूसरे से, सो जो एंटीरियर एंड की तरफ ये नैरो होंगे और बाहर की तरफ ये ब्रॉड होंगे। इस तरह से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इनकी जो सेल्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। नंबर ऑफ फ्लैजिला हमेशा फ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल होते हैं और विस्प्लास्ट टाइप के होते हैं, और जो कि आउटवर्ड्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये देखिए, आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बाहर की तरफ ये फ्लैजिला ही हैं। अच्छा, जो इनका प्रोटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एनक्लोज्ड होता है, अंदर बंद होता है, और हर सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इनके अंदर अभी मैंने आपको बहुत टाइप के क्लोरोप्लास्ट बताए थे, तो इनके अंदर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि 1 या 2 से ज़्यादा उनके अंदर पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड का मतलब है जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। और इनके अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। आई स्पॉट का मतलब जो फूड ढूंढने में या कभी कभी रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं, जो आई स्पॉट ही उनको हेल्प करते हैं। और इनके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सो इनकी स्ट्रक्चर आई थिंक आपको समझ में आई होगी। कुछ और जनरल थिंग्स हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनकी जो कॉलोनी होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करनी है या रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रेशन करना है, तो सब अपना अलग अलग ही कर लेते हैं। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं होते अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने फूड मटेरियल को बनाने के लिए, अपने एक्सक्रेशन के लिए। ये सभी थिंग्स के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेशन, जो ये फ्लैजिला है, इधर आपको ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो फ्लैजिला है, इनको जो फ्लैजिला होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए, और इस मूवमेंट को हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। और मैंने अभी बताया था कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इनका स्टार्च में या ऑयल ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स की फॉर्म में स्टोरेज रहता है। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा सभी थिंग्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका रिप्रोडक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप्स में होता है, यानी ये सेक्सुअली और असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, कब? ड्यूरिंग स्प्रिंग या अर्ली समर में इन टाइप में होता है। ये क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो पोस्टीरियर पार्ट की सेल्स हैं वो इसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या पार्ट लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया गया है उनके लार्जर साइज के थ्रू। क्यों? उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा पायरिनॉइड्स होते हैं, और अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगेमस टाइप का होता है। ये भी ड्यूरिंग अर्ली समर में या स्प्रिंग में होता है रिप्रोडक्शन, या और भी काइंड्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मान लीजिए जो पोस्टीरियर कॉलोनी है वो हेल्प करती है इनको रिप्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर थी, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इधर बता देती हूँ, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है। जो ये पोस्टीरियर एंड है ये हेल्प करते हैं या टेक पार्ट करते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं वो 10 टाइम से ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं और राउंडेड हो जाते हैं, और अपना फ्लैजिला जो होता है उसको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। और इन्हीं सेल्स को हम लोग गोनेडिया कहते हैं, या सिंगल सेल्स को हम लोग गोनेडियम कहते हैं।
अब क्या होता है कि जो गोनिडिया होता है वो अपना आई स्पॉट लॉस कर देते हैं, जो कि इनको हेल्प करता है अपना दूसरा ऑर्गेनिज्म ढूंढने के लिए। और जो पायरिनॉइड्स होते हैं जिनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है वो इंक्रीज करते हैं नंबर में। और जो गोनिडिया होते हैं वो इंटीरियर कॉलोनी की तरफ पुश किए जाते हैं और पहला डिवीज़न होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनली होता है, जिसमें 2 सेल्स बनते हैं। मान लीजिए ये एग था आपका और ये डिवाइड हुआ लॉन्गिट्यूडनली, तो उसके 2 सेल्स बने, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। अच्छा, फिर क्या होता है, जो सिनोबियम होता है ये सिंगल प्लेन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो ये सेकेंड डिवीजन होता है ये भी लॉन्गिट्यूडनली होता है, जो कि राइट एंगल द फर्स्ट। मान लीजिए ये 2 स्ट्रक्चर बने थे इधर से, अब ये राइट एंगल इस तरह से होगा। अब क्या होगा कि 4 सेल्स बनेंगे। अब जो 4 सेल्स हैं वो तीसरे जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तब वो जो 4 सेल्स हैं वो 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। और 4 जो सेल्स होंगे वो सेंट्रल पे और जो 4 होंगे वो पेरिफेरल पे। इधर 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, 4 सेंटर पे और 4 पेरिफेरल पे, यानी साइड की स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होंगे। जो ये 8 सेल्स हैं ये एक कर्व स्ट्रक्चर यानी कर्व प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस स्टेज को हम लोग प्लैकिया स्टेज कहते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लैकिया स्टेज किसे कहते हैं। कुछ भी नहीं होता है, जब असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स होते हैं वॉल्वॉक्स के वो डिवाइड होते हैं तब जब वो लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन करके 8 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी स्टेज को हम लोग प्लैकिया स्टेज कहते हैं। जो ये 8 सेल्स बने, इनमें हर सेल्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और 16 सेल्स को बना लेता है। मान लीजिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर थी, इससे ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हुआ, 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब ये इस तरह से डिवाइड हुए, ये 4 स्ट्रक्चर बन गए। अब ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके ये 8 स्ट्रक्चर बना लेंगे। 8 बनाने के बाद ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक सर्कुलर वे में ये ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं। इसमें 16 सेल्स होते हैं मेनली। ये अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, सर्कुलर स्टेज इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जिनमें क्या होता है कि कुछ बुक्स में ये भी दिया जाता है कि 16 सेल्स को प्लैकिया स्टेज कहते हैं, बट मेनली बहुत सारे जो अच्छे बुक्स हैं उनमें बताया गया है कि 8 सेल्स को, जो 8 सेल स्ट्रक्चर होती है उसे प्लैकिया स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो मैंने भी आपको बताया ये हॉलो स्ट्रक्चर में या हॉलो स्फीयर में, खाली हॉलो का मतलब अरेंज्ड हो जाते हैं। जो ये स्पेयर होता है ये ओपन होता है एक्सटीरियर साइड पे। एक साइड इधर इस तरफ में खाली रहती है जहाँ पे ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फियालोफोर। अब जो ये सेल्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं अपने डिवीज़न को, डिवाइड होते रहते हैं और अपनी स्पीसीज़ को फॉर्म कर लेते हैं। अब क्या बोलते हैं, इस स्टेज पे जो सेल्स होते हैं वो फिर एक दूसरे को, मतलब मान लीजिए एक स्फेयर फॉर्म कर लेते हैं और बंद कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं ईच अदर से, बीच में स्ट्रैंड्स बन जाते हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं। ये अपनी स्ट्रक्चर को बंद कर लेते हैं और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अच्छा, जो एंटीरियर सेल्स होते हैं वो मान लीजिए इस तरह की सर्कुलर वे में ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब क्या होता है कि अभी डिवाइड हुई और कॉलोनी बनी। अब क्या होता है कि कॉलोनी का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर अभी इस वे में चल रहा था सर्कुलर में, अब ये उल्टा हो जाता है, इस तरह से स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर लेता है। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉलोनी। अब क्या होता है कि मतलब जो सेल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में पलट जाते हैं। तो क्या होता है कि उनका एंटीरियर पॉइंट वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी आ जाता है। ये देखिए ऊपर की तरफ इस स्ट्रक्चर को शो करने लगते हैं, नीचे की तरफ ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है। अब क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी स्टार्ट होता है फॉर्मेटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन अपोजिट टू
फियलोफोर। जो फियलोफोर बना था इसकी अपोजिट, मान लीजिए ये उल्टा हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और वो डिवाइड होते रहते हैं। और इन्वर्जन के बाद जो एंटीरियर पॉइंट है वो एंड होता है और जो ये सेल्स होते हैं इस तरह से अरेंज्ड हो जाते हैं। सो ये देखिए ऊपर की तरफ ये इस तरह से आपका कप शेप्ड बना लेते हैं ये, और हमें ये स्ट्रक्चर शो होती है। अब क्या होता है कि जो फियलोफोर होता है वो बंद हो जाता है और बंद होकर के जो कॉलोनी है उसका इंटीरियर पार्ट बनाता है, और इन्वर्जन के बाद सेल डिवीज़न करके और सेल वॉल को डेवलप करता है और फ्लैजेला और आई स्पॉट को डेवलप करता है। सो जो सेल है वो सेपरेटेड बन जाती है। क्यों? जो मतलब जिलेटिनस सीथ है, ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर मान लीजिए दो सेल्स हैं, इनको जोड़े रखने का काम करते हैं। सो ये जो जिलेटिनस सीथ है या न्यूक्लियर या जिलेटिनस एनवेलप भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्म करते हैं सेल के अराउंड चारों तरफ, और एक डेवलपमेंट करते हैं कॉलोनी का। और इस तरह की कॉलोनी को हम लोग डॉटर कॉलोनी कहते हैं, जो कि बनते हैं नए। और जो डॉटर कॉलोनीज होते हैं वो अटैच रहते हैं, जो पेरेंट वॉल है या पेरेंट कॉलोनी है उससे एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, उससे अटैच रहते हैं। और जो डॉटर कॉलोनीज़ हैं वो वाटर में फ्री कर दिए जाते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी, जो कि पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में उसके थ्रू। और कभी कभी क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो डेवलप करती है, मतलब जो ये अटैच होते हैं इनके थ्रू ही जनरेट कर जाती है, डेवलप कर जाती है पेरेंट कॉलोनी के थ्रू ही। सो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो वॉल्वॉक सेल की होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेनली ओगैमस टाइप का होता है, यानी मेल और फीमेल बनते हैं। जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, फीमेल होता है वो बड़ा होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पीसीज होती है, जैसे एग्जांपल के लिए वॉल्वॉक्स ग्लेबेटर, और जो कि मोनोसियस होते हैं यानी होमोथैलिक होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें 2 टाइप्स के स्पीसीज होते हैं। उनमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 तरह के, मान लीजिए एक कॉलोनी है ये और एक ये दूसरी कॉलोनी है। जब क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट है और वो भी, और जो मेल पार्ट है यानी स्पर्म, वो भी, स्पर्म और ओवा जब एक ही बॉडी पे एक ही कॉलोनी में शो हो या प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं होमोथैलिक। और जब जैसे अदर स्पीसीज आपकी ये वॉल्वॉक्स रेसिलिटी है, ये डायोसियस होती है या हेट्रोथैलिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अलग कॉलोनी के स्पर्म और अलग कॉलोनी के ओवम से होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो जो पोस्टीरियर पार्ट है उस कॉलोनी का, उसमें डिवाइड होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एनलार्ज होते हैं और अपना फ्लैजेला लॉस कर देते हैं, और उसी को हम कहते हैं गैमेटेंजिया। क्या कहते हैं? गैमेटेंजिया। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओगोनिया। अच्छा, या हम इन्हें गाइनोगोनेडिया भी कहते हैं, और इन्हें मेल रिप्रोडक्टिव को सेल्स को एंड्रोगोनेडिया भी कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, यानी जो एंथ्रीडियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जो डेवलपमेंट है एंथ्रीडियम का वो एंथ्रीडियल इनिशियल या एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं यहाँ पर इनकी बॉडी में, उससे होता है। और क्या होता है कि ये मोस्टली पोस्टीरियर साइड पे यानी बाहर की साइड पे जो कॉलोनी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो इनिशियल सेल्स होते हैं ये इनलार्ज होंगे, अपना फ्लैजेला खो देंगे और प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर हो जाता है।
और जो एंथ्रीडियल इनिशियल शिफ्ट जो सेल्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, कैविटी की तरफ, यानी जो खाली जगह है वहाँ की तरफ। और जो रिमेन्स होते हैं, बचे हुए होते हैं, वो एक दूसरे से वेजिटेटिवली कनेक्ट हो जाते हैं, या साइटोप्लाज्मिक उनके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं। ये ऐसे मान लीजिए दो सेल्स जुड़े हैं, इनके जो ये सेल्स जुड़े हैं, ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं। अब क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड्स होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और 16 से लेकर के 512 एलोंगेटेड सेल्स को फॉर्म करता है। और जो रिमेन बाकी बची हुई स्ट्रक्चर है वो होलोस्फेयर में जुड़ती जाती है, बनती जाती है। सो यहाँ पे फिर क्या होता है कि एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि ये इन्वर्जन जो होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। सो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हुआ था। लेकिन ये क्या होता है, इनके अंदर जो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं हमेशा एंथ्रोजॉइड से स्पर्मेटोजॉइड्स के थ्रू, जो कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। लेकिन इन्वर्जन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर बने इन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। जो एंथ्रोजॉइड होते हैं स्पिंडल शेप के होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कप शेप्ड, मैंने बताया था अभी, क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरिनॉइड होते हैं और आई स्पॉट होते हैं। और ये हमेशा पेल येलो कलर के या थोड़े से ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीनिश कलर के हो सकते हैं। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो इंडिविजुअली रिलीज होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप्स में भी रिलीज हो जाते हैं। यानी कभी कभी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए अकेले रिलीज होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में भी होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। इनके अंदर दो दो फ्लैजेलास होते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अभी तक आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी पूरी। अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम, यानी जो oogoनियम होता है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। अच्छा, जो oogoनियम है वो भी इनके पोस्टीरियर साइड पे ही प्रेजेंट होता है मोस्टली। जो कॉलोनी होती है उसकी पोस्टीरियर साइड पे ये फ्लास्क की तरह शेप्ड होता है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता है कि जो oogoनियल इनिशियल्स होते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डेंस हो जाता है, फ्लैजेला लॉस्ट हो जाते हैं, आई स्पॉट डिसअपेयर होते हैं, और बहुत तरह के जो पायरिनॉइड्स हैं वो अपेयर होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, और एक मैच्योर oosphere और ओवम फॉर्म हो जाता है, जो कि राउंड या फ्लास्क की तरह शेप्ड होता है, जैसे कि आपको ये इस स्ट्रक्चर में शो हो रहा होगा। जो बीक होती है, यानी ये इधर, ये क्या होती है, फ्लास्क शेप की होती है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो एग होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो फ्लास्क की बीक है वो एक रिसेप्टिव स्पॉट, ये जो है ये रिसेप्टिव स्पॉट की तरह, ये जो खाली जगह है इधर इधर, ये रिसेप्टिव स्पॉट की तरह काम करती है। आई थिंक आपको समझ में आओगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में। आफ्टर लिबरेशन, यानी लिबरेशन जब एंथ्रीडियम का हो या एंथ्रोजॉइड्स का, वो फ्रीली स्विम करते हैं वाटर के सरफेस पर, और एक कीमोटैक्टाइल रिस्पॉन्स होता है एंथ्रोजॉइड्स का oogonia की तरफ रीच करने के लिए, oogonia के पास पहुंचने के लिए। उसके थ्रू क्या होता है कि वो पहुंचते हैं oogonia के पास। फिर कुछ एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, वो oogonia जो है इसके अंदर, oogoनियम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और लेकिन एक बात ये होती है कि एक ही एंथ्रोजॉइड जो होता है वो फर्टिलाइज करता है, रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू अंदर जा पाता है इसके अंदर और उसको फर्टिलाइज करता है। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी मतलब ये
पहुंचने की प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है कि डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब जब जाइगोट बन जाता है वो 3 लेयर्ड थिक वॉल को सेक्रेट करता है, जिसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं। एक मीजोस्पोर होती है और एक एंडोस्पोर होती है। मान लीजिए ये स्पर्म था, ये फ्लैजेला था उसमें प्रेजेंट, और ये ओवम था, फर्टिलाइज किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने 3 लेयर्स को फॉर्म किया। इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है यहाँ पे 3 लेयर्स बन जाएंगे, जिसमें बाहर वाली एक्सोस्पोर, बीच वाली मीजोस्पोर और अंदर वाली एंडोस्पोर होगी। अब क्या होगा कि जो आउटर एक्सोस्पोर है वो थिक यानी मोटी हो जाएगी और स्मूथ भी होती है और स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है। और जो मीसोस्पोर और एंडोस्पोर्स होते हैं वो थिन होते हैं यानी पतले होते हैं और स्मूथ होते हैं। फिर अब फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जब फर्टिलाइज कर लेते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक तरह का पिगमेंट वेरी करता है, जिसे हम लोग हेमाटोक्रोम कहते हैं, जो क्या करता है, जो जाइगोट होता है उसको रेड कलर में फॉर्म करता है। सो जो जाइगोट होते हैं वो अपनी पेरेंट कॉलोनी है उससे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जाइगोट होता है वो डॉर्मेसी के पीरियड को शो करता है और अपने आप को डेवलप करता है। अब हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किस तरह से होता है इसके अंदर। जो जर्मिनेशन है वो एक तरह की फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो जो या जाइगोट है वो म्यूटिक डिवीजन करता है और हैप्लॉइड 4 सेल्स बनाता है। म्यूटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड 4 सेल्स बनाता है, जिसमें आउटर जो 2 लेयर्स होती हैं वो ख़राब यानी वर्स्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। और जो इनर लेयर है वो वेसिकल्स की तरह फॉर्म होती है, बाहर आती है। जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है वो माइग्रेट करते हैं वेसिकल्स के साथ और डेवलपमेंट करते हैं एक न्यू कॉलोनी का या न्यू स्पीसीज का वॉलवॉक्स की। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको शो होगी कुछ। देखिए पहले ये जाइगोट बना था, फिर जाइगोट बनने के बाद 4 सेल्स फॉर्मेशन हो गया, फिर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनने लगे, म्यूसिलेज सीड बनने लगे और एक कॉलोनी बना ली इन्होंने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जर्मिनेशन का कुछ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो जूस्पोर्स होते हैं, जो जूस्पोर बने अभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, उसमें से सिर्फ एक ही सरवाइव कर पाता है, बाकी जो सारे होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और जो जूस्पोर होता है वो वेसिकल के थ्रू बाहर आता है और बहुत तरह के सेल्स को फॉर्म करता है और एक कॉलोनी बनाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर पहले ये था, फिर इस तरह से 4 सेल्स ये डिवाइड हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर बने, फिर ये देखिए इधर इसे हम म्यूजियोस्पोर कहेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर बनते गए, फिर ये कॉलोनी इस तरह से, फिर इन्वर्जन हुआ, फिर ये फॉर्म किया, फिर इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया पूरा। अच्छा, मैंने आपको एक इमेज शो करी है। इस इमेज में क्या होता है कि जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट बताया गया है या फॉर्मेशन ऑफ यंग सिनोबियम को बताया गया है। इसमें मेनली क्या है, ये देखिए सबसे पहले ए में एक ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, फिर इधर ये मीजोस्पोर या एक्सोस्पोर हम बोल सकते हैं इसे। अंदर सबसे पहले होती है एक्सोस्पोर, फिर मीजोस्पोर होती है, फिर एंडोस्पोर होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सी में देखिए हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, फिर वेसिकल, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस लेकिन इसने 4 सेल्स बना लिए। फिर ये देखिए फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनने लगे, फिर ये अपने आप को डिवाइड करने लगे, फिर ये यंग सिनोबियम बना लिया इन्होंने, फिर ये एक तरह की यंग कॉलोनी बन गई। सिनोबियम मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो वो फिक्स हों, कॉलोनी को ही कहते हैं। ठीक है, आपको अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, समझ में आया होगा अभी तक पूरा। हम कुछ और जनरल थिंग्स जान लेते हैं। जो वॉल्वॉक्स होता है वो हैप्लॉइड एल्गी होता है। हैप्लॉइड गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जो कि डिवाइड होकर के म्यूसिस डिवीजन करते हैं और हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जो कि मैच्योर करते हैं हैप्लॉइड वॉल्वॉक्स कॉलोनी को। और आई थिंक आपको अभी तक पूरा समझ में आया होगा। और इनका जो सेंस लाइट होते हैं या इनको फीडबैक के लिए इनको फूड
ढूंढने के लिए, इनको अपना ओवम ढूंढने के लिए, या मतलब इनको अपना दूसरा फर्टिलाइजेशन के लिए इनको आई स्पॉट की जो होती है नीड होती है, वो इनको हेल्प करते हैं आई स्पॉट। और सारी लाइफ साइकिल मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन करी। सो आई थिंक आपको पूरी लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इसमें आपका सभी के सभी मैंने टॉपिक डाले जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी स्किल समझ में आई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं ऐसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और अपने सारे आपके टॉपिक अपलोड करूंगी अपने इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपने आप को मैच्योर बनाइए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे किस्से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।